अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको कराची से स्कर्दू जाना है तो फिर आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि अगर हम कराची से स्कर्दू जाना चाहते हैं तो वो किस रास्ते से जाएंगे, क्या ख़र्चा आएगा, कौन कौन सी जगहों से होते हुए जाएंगे। तो वीडियो पे काफ़ी मैंने मेहनत की है, तो आप सबसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देख लें। कराची स्टार्ट कर दिया। ये जो हमारा सफ़र है ये कराची से स्कर्दू का सफ़र है, जो कि हम यहाँ से जाएंगे मुल्तान और मुल्तान से आगे फैसलाबाद से होते हुए इस्लामाबाद, नारान, कागान, बाबू सरपास से आगे फिर जंगलोट से होते हुए फिर आगे हम जाएंगे स्कर्दू। तो हमने अभी स्टार्ट कर लिया अपना सफ़र। 5:30 बज रहे हैं सुबह के, और इस टाइम अभी लियारी एक्सप्रेसवे पे आ गए। और ये टूर भी हमारा एक्वा गाड़ी के अंदर है, और इस टूर में मैं आपको जो पेट्रोल एक्सपेंस है वो भी साथ में बताऊंगा। अगर आप महंगे पेट्रोल में टूर करना चाह रहे हैं तो आपकी क्या कॉस्ट आएगी, सारी गाड़ियों की तकरीबन बताऊंगा मैं। एक्वा के साथ साथ करोला का भी बताऊंगा और सिविक का भी बताऊंगा। बाकी भी जो छोटी गाड़ी हैं उनका भी साथ साथ में बताऊंगा कि उनका भी आपको क्या एवरेज पड़ेगा। और इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल जो है ना वो देता जाऊंगा। तो सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारा ये सफ़र खुशगवार गुजरे। और मौसम इस टाइम कराची में हो रहा है गर्म, और नारान का जो इस टाइम मेरे पास अभी अपडेट्स आ रही है तो नारान वाली साइड पे भी बारिश हो रही है। ये अभी हम लोग कराची मोटरवे टोल अपने क्रॉस कर दिया। बाकायदा हमारा भी सफ़र का आगाज़ हो गया है। आगे कोई अच्छा सा ढाबा देखते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते के लिए भी रुकना है और हवा भी ज़रा चेक करानी है। मैंने हवा चेक कराई नहीं थी। हवा चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे भी आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो डिपेंडेड है। अगर हवा कम होगी गाड़ी आपकी भारी चलेगी, पेट्रोल ज़्यादा पिएगी। अगर हवा इसकी बिल्कुल ओके तो गाड़ी हल्की भी चलेगी और पेट्रोल एवरेज भी आपको अच्छा मिलेगा। अभी हम लोग रुके हुए नाश्ते के लिए, और ये बुर्राक रेस्टोरेंट के नाम से मेन हाईवे पे ही है।
टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद तकरीबन 30-35 किलोमीटर के बाद आता है। तो हवा वगैरह चेक करवा ली, नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपने सफ़र को जारी करते हैं। अभी हम नाश्ते के लिए रुके थे यहाँ पे, और नाश्ते के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो काफ़ी रश थी, प्राइवेट गाड़ियाँ काफ़ी सारी थी, लेकिन अब मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो अभी मैं देख रहा हूँ तकरीबन 40% उसमें कमी आ गई है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तकरीबन 40% गाड़ियों में कमी आई है जब से ये पेट्रोल प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो उसके बाद वरना ये जो रोड है ना, ये इस टाइम मैं निकलता था तो बिल्कुल मतलब एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लगी हुई होती थी, और अब देखें बिल्कुल खाली लग रहा है। बहरहाल मैं आपको मज़ीद अपडेट देता रहूँगा इसी वीडियो के अंदर आगे कि क्या पोजीशन है, अभी लोग निकल रहे हैं टूर्स पे कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली बजट जो है ना वो काफ़ी आउट हो जाता है अगर एक आम बंदा जाता है टूर पे। अगर पहले एक मिसाल के 40,000 रुपये का पेट्रोल लगता था, 35,000 रुपये का लगता था, तो अभी समझ ले लाख रुपए का पेट्रोल लगेगा। तो काफ़ी फ़र्क आया, तकरीबन आलमोस्ट डबल ही हो गया। तो मतलब हर बंदे का दर सी बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से काफ़ी बजट आउट हो जाता है। अभी टाइम हो रहा है 6:33 और अराउंड 50 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। सफ़र जो हम ये कर रहे हैं बहुत ही सुकून से कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं जो टूर्स करूँगा तो वो हड़ाहुड़ी वाले टूर ख़त्म हो गए मेरे। अब मैं सुकून से टूर करूँगा, तो सुकून से जो टूर है उसका अपना ही मज़ा है। या भी ऑलमोस्ट नाश्ते में तकरीबन मेरे ख्याल में हमने आधा घंटा ले लिए। तो जितना सुकून से आप जाएंगे सफ़र को एंजॉय करेंगे तो इतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप एक टारगेट रखते हैं कि नहीं यार मुझे जाना है एक मिसाल के स्कर्दू, या मुझे जाना है नारान यहाँ से, या सवात जाना है, और आपने एक ही गियर में गाड़ी रखी हुई है और भगाते ही जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में आप टूर को मिस कर रहे हैं। जो मज़ा लेना चाहिए आप उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्राइव है और रास्ता है इसमें बहुत सारे गांव आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं, तो वो आप मिस कर रहे हैं, उनको आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक जहन में ये डाला हुआ है कि यार मैंने पहुंचना है तो नॉर्दर्न एरियाज़ बस पहुंचना ही पहुंचना है। तो उससे आपके जो टूर है उसका 30 से 40% का मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस रास्ते में भी इंजॉय करते जाएं। रास्ते में जितना ज़्यादा इंजॉय करेंगे तो आपका सफ़र जल्दी कटेगा और मज़ा आएगा आपको। लेकिन अगर आप इसको इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर सफ़र जो है ना वो आपको लगेगा बोर, समझ रहे ना, तो वो आपको बोर कर देगा सफ़र। फिर आप बोलेंगे यार इतना लंबा सफ़र है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो वो फिर आपके जहन में ये बातें शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप सफ़र को जहन पे बोझ ना बनाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आगे हाईवे पे। अब हम जो है ना ये जो नेशनल हाईवे हम इससे नहीं जाएंगे। ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद 5 किलोमीटर के बाद आगे उल्टे हाथ पे एक रोड निकलता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट है इसके मुकाबले में। तो मैं आज आपको उसी रोड से लेके जाऊंगा। तो अगर आप भी नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उसमें आपको कुछ किलोमीटर्स कम पड़ जाएंगे कि चलो इतनी महंगाई का वो है टाइम और प्राइसेस अप है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा।
ये बताऊंगा मैं आपको कि कितना किलोमीटर आपको वो शॉर्ट पड़ता है। अगर आप मैप में देखते हैं तो तकरीबन आधा घंटा टाइम का फ़र्क आ रहा है। तो ये मैं आपको सारा अपडेट दूंगा इस रोड का, और इसी से मैं आपको लेके जाता हूँ आज इंशाल्लाह। देखते हैं रोड कैसा है, कितना सिंगल है, कितना डबल है और कितना किलोमीटर है ये। तो अभी मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। ये हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद ये 5 किलोमीटर के बाद ये रास्ता लेफ़्ट पे मुड़ रहा है। ये 5 किलोमीटर के बाद मोटरवे टोल प्लाज़ा के बाद ये रोड मोड़ रहा है। ये जहन में याद रखें, ये देखें, इस पे हम अभी मोड़ रहे हैं। इसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि सिंगल रोड कितना है इसमें और डबल कितना है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। और रोड ये कंडीशन कैसा है रोड का ये भी बताऊंगा। ये देखें, ये बाउंड्री वॉल चल रही है साथ में, और ये देखें, ये आपको निशानी के तौर पे समझा रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप जब इस रोड पे एंट्री करेंगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अभी ये देखें, इसमें ये पट्टा जो है ना डबल शुरू हो गया। 30-35 किलोमीटर के बाद ये भी सिंगल रोड इस पे शुरू हो गया। रोड की कंडीशन बेहतरीन है, बिल्कुल ओके, पूरा कारपेटेड रोड है। और ये भी सिंगल रोड शुरू हो गया ये, लेकिन ट्रैफिक जो है ना वो कम है। ये रोड काजी अहमद पे हमें दोबारा उसी हाईवे पे ले जाएगा जो हैदराबाद से आ रहा है। और ये रोड अभी ख़त्म हुआ है, तकरीबन 90 किलोमीटर है, और ये अभी हम यहाँ से ये काजी अहमद के लिए मोड़ रहे हैं। ये अब यहाँ से हम दोबारा उसी हैदराबाद से जो हाईवे आ रही है N5 हाईवे पे, उस पे हम कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इससे सीधा भी जा रहा है, यही रोड आगे कंटिन्यू भी हो रहा है लाड़काना, लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस आपको अपनाना है तो फिर यहीं से आपको काजी अहमद पे आना पड़ेगा। और अगर सीधा जाएंगे तो उसमें फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये 90 किलोमीटर का जो ये ट्रैक बना हुआ है, ये रोड तो बड़ा बेहतरीन रोड बना हुआ है। और मेरे ख़्याल में 2 जगह पे आपका वो स्पीड चेकिंग वाले बैठे होते हैं, तो स्पीड का भी आपने ध्यान करना है। और रोड की जो कंडीशन है वो भी बड़ी बेहतरीन थी। इसमें तकरीबन आपको आधा घंटा आपका बच जाता है। अगर आप यहाँ से आते हो तो आपका आधा घंटा तकरीबन टाइम बच जाता है। और टाइम बचने की सबसे बड़ी वजह कि रश है नहीं, एक ही स्पीड में आप मुसलसल जा रहे होंगे, तो उसमें जो है ना आपका टाइम बच जाएगा। ये आगे जाके हम नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे। सक्कर से तकरीबन 70 किलोमीटर अभी हम लोग रुके हैं। 10-15 मिनट की हमने स्टे ली है ये पेट्रोल पंप पे, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। 42 इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है। और अच्छा, गाड़ी में पता नहीं चल रहा, हाइब्रिड गाड़ी का जो एसी है बहुत ही आला एसी है अगर आप इसको नॉन हाइब्रिड से कंपेयर करते, क्योंकि अंदर बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि बाहर इतनी गर्मी हो सकती। रिफ़िल करने के लिए और खाने के लिए रुके थे। कराची से लेके यहाँ तक का जो मेरा पेट्रोल कंज्यूम हुआ है 20 लीटर हुआ है, और एवरेज जो मुझे पर लीटर मिला है वो 23 किलोमीटर पर लीटर मिला है, और 4700 रुपये का फुल हुआ है।
इसके अलावा अभी नया एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है पेट्रोल पंप के साथ, दरबार के नाम से। तो वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं, और बराबर में पैदल साई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। इसके अलावा गर्मी बहुत टाइट हो रहा है, तकरीबन 43 टेम्परेचर हो रहा है अभी, और आगे जाके मौसम बेहतर हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 1:20, और तकरीबन 2 बजे तक हम लोग ज़ोहर के लिए नमाज के लिए रुकेंगे इंशाल्लाह। अभी हम मुल्तान में हो गए और इशा तमरेज़ टोल प्लाजा से हमने एंट्री कर दी है। यहाँ पे इंशाल्लाह आज हम नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह फिर हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे स्कर्दू के लिए। अभी हम लोग मुल्तान में नाइट स्टे करने के बाद अभी निकले हैं सुबह, तकरीबन अभी 6:45 बजे का टाइम हो रहा है, और आगे अभी जाके नाश्ता करना है और पेट्रोल रिफ़िल करना है। उसके बाद मोटरवे पे जाएंगे इंशाल्लाह। और आज का जो हमारा सफ़र है वो है इस्लामाबाद से आगे। देखते हैं कहाँ पे हम स्टे लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलाने का आज है दिल कर रहा है। जहाँ अच्छी जगह मिलेगी इंशाल्लाह तो फिर वहाँ पे हम स्टे कर लेंगे। और रात को जो है ना, बड़ी गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे ख़्याल में कल टेम्परेचर 45 थी, लेकिन रात को होटल वाले ने बहुत ही आला एसी चलाया। जो हम लोगों ने कंबलें ओढ़ी हुई थी, कम्बलों में भी कपकपा रहे थे, तो नींद हो गई, बड़ी बेहतरीन नींद हो गई, रेस्ट हो गया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। तो अभी देखते हैं कोई नाश्ते की जगह नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम अपनी सफ़र को कंटिन्यू कर दें। तो आप लोगों को अपडेट रखते, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ इस व्लॉग में ही रहेगा और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। ये अभी हम लोग आ गए, ये वासेब रेस्टोरेंट मुल्तान। ये मोटरवे टोल प्लाजा से ही थोड़े फासले पर है। अभी यहाँ पर नाश्ता करेंगे और फिर सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम मुल्तान से निकल रहे हैं स्कर्दू के लिए। तो स्कर्दू का हमारा सफ़र शुरू हो गया है और हमने पेट्रोल रिफ़िल कर दिया, नाश्ता वगैरह भी कर दिया, और टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजने वाले। आज देखते हैं कि हमारा सफ़र कहाँ तक पहुँचता है। ये अभी हम लोग इस्लामाबाद और फैसलाबाद मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, और इस्लामाबाद का फ़ासला तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास रह गया। ट्रैफिक जो आपको इस रोड पे पहले बहुत ज़्यादा मिलता था, तो फ़िलहाल तो उसमें मुझे काफ़ी कमी दिख रही है। पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ की वजह से शायद। ये देखें, वरना यहाँ तो समझ ले कि आपको ऐसा लगता था कि सारी गाड़ियाँ मोटरवे पे आ गई हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बहरहाल अभी देखें, मतलब मेरे ख्याल में वो बंदा जा रहा है जो कि बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तो वो जा रहा है। बाकी जो पहले ऐसे ही निकल के बोलते थे ना कि चलो यार थोड़ा मोटरवे पे ड्राइव कर लेंगे, मेरे ख्याल में अभी नहीं निकल रहे वो।
एवरेज जहाँ तक एक्वा की बात है तो मुझे जो नेशनल हाईवे मतलब कराची से लेके सक्कर तक जो रोड है उस पे मुझे एवरेज जो मिला था वो 1 लीटर पे 23 किलोमीटर मिला था। एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसमें कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं। क्योंकि कराची में मैंने टैंक फुल किया था और सक्कर में फिर मैंने टैंक दोबारा जब फुल किया तो जितना लीटर डाला उसके अंदर फुल होने में, तो जितनी माइलेज चली थी कराची से सक्कर था वो मैंने उस पर डिवाइड कर दी, तो एग्जैक्ट जो एवरेज आया मुझे 23 किलोमीटर पर लीटर पड़ा है। अब जो मैं मोटरवे पे आ रहा हूँ, मोटरवे पे जो एवरेज मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 20.25 का एवरेज, 20.25 से 20.5 का एवरेज मुझे मिला है। और अभी भी मीटर में जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ये मीटर पे आ रहा है, लेकिन मीटर के अलावा मैंने इसमें जब अभी पेट्रोल भी डाला है मोटरवे पे चलाने के बाद, तो उस हिसाब से भी इसका जो मुझे एवरेज बैठ रहा है वो 20 से 20.5 के अंदर बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा एवरेज है। क्योंकि करोला अगर आप यूज़ करते हैं तो करोला में आपको एवरेज जो मिलता है वो तकरीबन 12, 13, 14, मैक्सिमम 14 मिल जाता है। ठीक है ना। अगर 120 की स्पीड में चला जाए, अगर आप 70-80 की स्पीड में चला रहे हैं तो आपको 15 भी मिल जाएगा फिर तो। लेकिन अगर आप 110-120 की स्पीड में चलाते हैं, क्योंकि मैंने 4-5 टूर करोला में भी किए हैं, तो उसमें अगर आप चलाते हैं एक मिसाल के, तो आपको जो एवरेज उसमें मिलता है वो 12 से 14 के दरमियान मिलता है। तो उस हिसाब से इसका जो एवरेज है वो बड़ा ही अच्छा है। अब मैं इस्लामाबाद जब पहुंचूंगा, बस पहुंचने वाला हूँ, समझो तकरीबन 100 किलोमीटर बाकी होगा, तो मैं पहुंच के फिर आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद तक मेरा एक्वा गाड़ी के अंदर एग्जैक्ट कितना पेट्रोल लगा। अभी 235 रुपये लीटर जो चल रहा है। मेरे ख़्याल में आप ये वीडियो जब देखेंगे हो सकता है कि पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो, लेकिन फ़िलहाल अभी जो मैं टूर कर रहा हूँ 235 रुपये में कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हम लोग पहुंच गए। अभी हमने टूल प्लाजा क्रॉस कर दिया और अभी हमने जैसे कि अपना सफ़र कंटिन्यू किया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ तक का वो बता देता हूँ, एवरेज का बता देता हूँ। जो कराची से लेके यहाँ तक का जो पेट्रोल लगा है वो तकरीबन 16,000 रुपये का पेट्रोल लगा है, और 16,000 रुपये का तकरीबन 68 अराउंड लीटर बनता है। तो अगर हम 14.5 डिवाइडेड बाई 68 करते हैं, तकरीबन 21 से 21.25 का एवरेज मुझे पड़ा है पर लीटर। और अभी हम जाएंगे आगे, एबटाबाद से पहले वाक एंड आता है, तो वहाँ पे उतरते हैं। सेवर फूड खाने का मूड बंद रहे सबका, तो वहाँ से उतरते हैं, वो टूल प्लाजा से उतरते ही 4 किलोमीटर के फासले पर सेवर फूड है। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं और वहाँ से सेवर फूड वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में यहाँ से 50-60 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर होगा। उसके बाद हम टूल प्लाजा से उतर के सेवर फूड लेके वापस मोटरवे पे आते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ सफ़र में ही रहेगा, स्कर्दू तक हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। और अभी हमने इस्लामाबाद का जो प्लाजा क्रॉस कर दिया, अब आगे हम पेशावर मोटरवे पे एंट्री करेंगे। ये अभी हम वाक एंड उतर रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे लंच, सेवर फूड जाएंगे, और इसका मैं आपको डिटेल भी दे देता हूँ।
अभी हम वाक एंड से वापस निकल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, और यहाँ हम लोग रुके थे लंच के लिए। अभी हम दोबारा पेशावर मोटरवे को ज्वाइन करेंगे, जहाँ से फिर हम जाएंगे आगे मानसेरा की तरफ। मानसेरा से फिर हम नारान वाले रोड पे जाएंगे। ये सामने पेशावर मोटरवे शुरू हो जाएगा। मानसेरा मोटरवे पे अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, और मानसेरा तकरीबन 60 किलोमीटर रह गया। व्यू देखे कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये टनल शुरू हो गया अभी, पहला टनल। ओए होए, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा भाई, एकदम रोशनी से अंधेरे में आ गए। आज इसमें लाइटें भी ऑफ है। ये अच्छा है कि साइडों पे रिफ्लेक्टर लगे हुए, वरना अगर ये रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए होते तो नज़र ही नहीं आता कुछ। ये अभी हम लोग मानसेरा के थोड़े से आगे करके एक टूल प्लाजा है, जो कि उसके बाद ये सिंगल रोड शुरू हो जाता है तरनोल तक। तो आप मानसेरा में भी उतर के नारायण की तरफ जा सकते हैं, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं ये तरनोल वाली साइड से। लेकिन अगर मानसेरा में आप उतरते हैं और आगे नारायण की तरफ जाते हैं, तो वो इसलिए मसला है कि वो सिंगल रोड है, और सिंगल रोड में जो है ना फिर मसला ये है कि आपको परेशानी हो सकती है। ये थोड़ा सा आपको ये मोटरवे मिल जाती है, ये भी सिंगल है, लेकिन ये कि उससे बेहतर है, इसमें थोड़ा आपका सफ़र जल्दी कट जाएगा। तो बहरहाल अब हम तरनोल पे उतरेंगे, और तरनोल से जो है ना फिर वो आगे हम नारायण की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं कि स्टे हमने कहाँ करना है, ये आपको अभी बताते हैं कि कहाँ तक हम जा पा रहे हैं अभी, और फिर स्टे कहाँ करेंगे। ये भी हम लोग बालाकोट में रुके हुए हैं। आज नाइट स्टे हमने यहाँ किया हुआ है, और अभी ज़रा मैगी बना रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा मैगी वगैरह बना के खा लिया जाए। ये हम लोग मेज़बान के नाम से होटल है, बालाकोट के रास्ते में पड़ता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टे करा हुआ था रात को, और यहाँ पे ये आपको कमरे जो है ना 2000 रुपये से लेके 4000 4500 रुपये तक के आपको रूम मिल जाएगा यहाँ पे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे स्कर्दू की तरफ, अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू कर दें। नाश्ते का हमने बोला हुआ है इसको, अगर ले आते जल्दी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कहीं रास्ते में करेंगे।
से तकरीबन 20 किलोमीटर हम लोग पहले ये हमने अपना पॉइंट एक ईजाद बनाया हुआ है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है और ये अभी तक किसी को पता नहीं है। तकरीबन 20-25 किलोमीटर नारायण से पहले आता ही है और ऊपर आप गाड़ी खड़ी करके नीचे उतर सकते हैं। दोनों दरिया मिल रहे हैं यहाँ पे और ये नीचे जा रहा है। सामने नारायण शुरू हो गया और नारायण की होटलें और बाज़ार दिखना शुरू हो गए। 12:38 हो रहे हैं अभी। ये नारायण हमने अभी क्रॉस कर दिया और ये नारायण के बाद व्यू है, बड़ा बेहतरीन व्यू आ रहा है अभी। नारायण तक जो रोड है वो तो खैर बहुत ही ख़राब है, लेकिन जो अभी आगे जो रोड अभी ये शुरू हुआ है ये थोड़ा बेहतर है।
अच्छे। हाँ भाई, क्या बन रहा है? ये मैगी बन रही है। मैगी? वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, असल मेरे वाले में मसाला ज़रा कम डाल। अच्छा। ये अभी हम लोग मैगी बना रहे हैं रूम में, और ये अभी पानी जो है ना अभी बॉइल्ड होने वाला है। इसमें पानी बॉइल्ड होने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें मैगी। तो अभी जैसे बनता है फिर आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा था यहाँ का। बेहतरीन बना, चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये होटल बना हुआ है। उस तरफ दरिया बह रहा है जिसका हल्का हल्का शोर भी आ रहा है, और यहाँ पर बैठ के गरम गरम मैगी खाने का अपना ही मज़ा है। मुल्तानी हलवा, इसका अपना मज़ा है। मुल्तान से मैंने लिए थे 4 डब्बे लिए थे मैंने, और ये अभी कितना दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है। अच्छा, तो अभी ये तीसरा चल रहा है, और यहाँ मौसम अच्छा है, खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर मुल्तानी हलवे की तो बात ही अलग है। कल असर के लिए हम नमाज के लिए यहाँ रुके थे, तो फिर हमने इसी होटल में ये स्टे कर दिया था। अर रियाज होटल के नाम से है ये, और ये चिल्लास के करीब है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपना जो सफ़र है वो हम दोबारा स्कर्दू के लिए शुरू कर रहे हैं। ये अभी हम लोग यहाँ नाश्ते के लिए रुके, और ये चिल्लास के पास ही है। चिल्लास से थोड़ा सा मेरे ख्याल में आगे पड़ेगा ये चिल्लास का रोड भी अभी इन्होंने पूरा बना दिए। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये बिल्कुल जगह जगह टूट फूट का शिकार था। अभी इन्होंने ये देखो बिल्कुल कारपेटेड रोड कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल नया कर दिया रोड। ये बाबू सर पास के बाद आपको जो रोड है वो तकरीबन ओके ही मिलेगी, लेकिन ये जो रोड है ये तो बिल्कुल अभी नया बना है। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ, सॉरी जुलाई 2022। कराकोरम हाईवे अभी स्टार्ट हो गया, और कराकोरम हाईवे से पहले तकरीबन 2-3 किलोमीटर का जो रोड है वो ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। इसमें आप 5-10 की स्पीड से जाएंगे, और बाकी रोड बेहतर है। अभी तक जितना रोड है वो सही है। एक ये आ रहा है, यहाँ से ये अस्टोर वैली की तरफ भी रास्ता जाता है स्कर्दू के लिए, और एक आगे हम जंगलोड से जाएंगे। ये बोर्ड आ गया स्कर्दू का, और यहाँ से हम मोड़ेंगे स्कर्दू के लिए। ये रोड निकलता है सीधा, और रोड जो है ना वो आपके सामने है। ये भी नया रोड इन्होंने बनाया है।
और ये मैं जो सफ़र कर रहा हूँ ये 1 जुलाई 2022। रोड तो इन्होंने नया बनाया, लेकिन असल में जो लेन स्लाइडिंग है उसकी वजह से ये दोबारा टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में हम देखते हैं आगे कि अभी तक ये कहाँ पे इसको डैमेज किया है लैंड स्लाइडिंग ने। ये ढलान के अंदर आपने गाड़ी न्यूट्रल में नहीं डालनी है। अगर आपने गाड़ी न्यूट्रल में डाल दी तो फिर ब्रेक से इसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ख़ासकर मैं जो मैनुअल गाड़ियां हैं उनके लिए मेरे ये मैसेज है, क्योंकि ऑटोमेटिक को तो आपको न्यूट्रल पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उस डी पे ही आपको रखना पड़ता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेता है। इसके अलावा एक्वा के हवाले से मैं एक बात बताता चलूँ। जिनके पास एक्वा गाड़ी है तो एक्वा जो गियर लगा हुआ है ऑटोमेटिक, इसमें एक ऑप्शन है बी, तो आप बी पे करके चलाएं। अगर बहुत ज़्यादा ढलान है तो आप बी पे करके चलाएंगे तो उसका मतलब है ब्रेकिंग कर रहा होगा। ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करता है। जब आप गाड़ी ढलान में उतरेगी तो आपको ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी खुद ही कंट्रोल होगी। जब आप रेस देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ हो जाएगा, उसका वो गेम का गियर जो है ना, वो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम करना छोड़ देगा। और जब आप इसको दोबारा एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको दोबारा वो ब्रेकिंग करता रहेगा। और इस टाइम हम लोग स्कर्दू रोड पे सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन 40 किलोमीटर हम लोग आ गए और रोड जो अभी आपको वीडियो में दिख रहा है तो ये इसी तरीके से है। 40 किलोमीटर ऐसे ही रोड अभी गुजरा है। तो अभी मज़ीद आगे कैसा रोड आ रहा है वो मैं आपको बताता चलूँगा, इसी वीडियो के अंदर अपडेट देता चलूँगा मैं, ताकि अगर आप स्कर्दू आना चाह रहे हैं तो ताकि सबसे मेन चीज़ है रोड की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक अलग सी वीडियो भी बनाऊँगा स्कर्दू रोड कंडीशन के नाम से, तो वो भी आप लाजमी देखें, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। और रोड पे मार्किंग हुई नहीं है तो कुछ जगहों पे ऐसा है कि आपको आइडिया नहीं होता कि रोड आगे सीधा जा रहा है, मुड़ रहा है या किस तरफ जा रहा है, तो उसमें फिर आपसे ये गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं कि यार रोड सीधा जा रहे हैं और वो आगे से मोड़ रहा हूँ और आप सीधा निकल जाए तो सामने दरिया में गिर सकती है आपकी गाड़ी। तो ये चीज़ का ध्यान करना है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो फ़ौरन गाड़ी स्लो करें और देखने के बाद, तसल्ली करने के बाद फिर जो है ना आप टर्न मोड़ें। ख़ासकर दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन ख़ासकर अगर आप रात को इस पे सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, इस सीधी हाथ पे पूरा दरिया चल रहा है और बिल्कुल मैला पानी, मट्टी वाला पानी इसके अंदर चल रहा है। और ये पूरे रोड के किनारे आपके साथ ये दरिया चलता रहेगा। ये छोटा सा ट्रैक अभी इसमें आया है, ये ख़राब है। यहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है ना वो पूरा रोड टूटा हुआ है। ज़्यादा नहीं, ये मेरे ख्याल में 2-3 मिनट की इस पर ड्राइव है, लेकिन ये टुकड़ा पूरा ख़राब हुआ है इस टाइम।
भी बड़ा अच्छा खूबसूरत व्यू इस कार है। दोनों तरफ जो है ना वो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ दरिया चल रहा है और बीच में छोटे छोटे गांव भी आ रहे हैं। ये तीसरी दफ़ा है कि मैं आ रहा हूँ स्कर्दू के लिए। पिछली 2 दफ़ा जो है ना मेरी नाकाम कोशिश हो के मैं वापस चला गया था, क्योंकि आस्टोर से मैं जाना चाह रहा था, वहाँ से रोड नहीं बना हुआ था। और एक दफ़ा 2018 में आया था तो ये वाला रोड उस टाइम बिल्कुल ख़राब था, तो मैंने कोशिश की थी जाने की, लेकिन जा नहीं सका। अभी फाइनली मेरी तीसरी कोशिश है। अब देखो इंशाल्लाह पहुंचते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें समझाना चाह रहा हूँ। जो रोड है इसके सेंटर में देखें येलो पट्टा जा रहा है, बीच में वो टिक टिक हुआ है और बाज़ जगहों पे जो है ना कंटिन्यूसली पूरा पट्टा जा रहा है। ये देखें, इसका क्या मतलब है तो वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे पूरा पट्टा डला हुआ है जिसमें कटा हुआ नहीं है, तो जितना पूरा पट्टा है वहाँ पे आप अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे नहीं जा सकते, ठीक है ना, और ना आप इस दौरान ओवरटेक कर सकते हैं। और जहाँ पे ये कटा हुआ है, छोटे छोटे पीसीस जो पट्टे के बने हुए, तो उसका मतलब है कि आप वहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं दूसरी गाड़ी में। ये देखें, अब ये जो शुरू है, अब यहाँ पे अगर कोई गाड़ी मुझसे आगे जा रही तो मैं उसके ऊपर ओवरटेक कर सकता हूँ, दूसरे ट्रैक पे जाके उससे आगे निकल सकता हूँ। लेकिन अगर जहाँ पे ये मुसलसल पट्टा आएगा तो वहाँ पे फिर मैं ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे फिर मुझे तब तक उसी अपने ट्रैक पे स्टे रहना पड़ेगा जब तक वो पट्टा कंप्लीट है। तो ये रोड के कवानीन है और इस पे अगर आप अमल करेंगे तो आपकी ड्राइविंग मज़ीद सेफ होती जाएगी। क्योंकि जहाँ पे पूरा पट्टा है तो वो जगह या तो टर्निंग है या बहुत मोड़ वगैरह है, तो मोड़ और टर्निंग और इन जगहों पे आप वैसे भी आपको ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सामने से आपको कोई दूसरी गाड़ी भी आ सकती है। और वो देखें सामने पहाड़ पे बर्फ़ नज़र आ रही है, कुदरत की शान देखें, सामने पहाड़ पे बर्फ़ नज़र आ रही है और यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी है। मेरे ख्याल में तकरीबन जो गर्मी होगी तकरीबन, खैर यहाँ नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा, लेकिन अंदाज़न बता रहा हूँ कि कम से कम 35-37 गर्मी है। और सामने पहाड़ जो है ना वो उस पर बर्फ़ नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पे उस दिन लैंडस्लाइडिंग हुई थी, ये पूरा रोड तोड़ के नीचे ले गया था पत्थर अपने साथ। तकरीबन 3 दिन इसको लगे सही करने में। खासकर जब बारिशें हो रही हो ना तो उस दौरान बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है। अभी 25 किलोमीटर अभी स्कर्दू रह गया और रोड अभी तक बिल्कुल बेहतरीन है। खपलू, शिगर और स्कर्दू 11 किलोमीटर रह गया। अभी 11 किलोमीटर स्कर्दू रह गया और रोड तो अभी तक बेहतरीन है। पूरा रोड की कंडीशन बिल्कुल ओके, पूरा कारपेटेड रोड है। आप समझ लें कि 60-70 की स्पीड में आप इस पे आराम से जा सकते हैं। टर्निंग बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्पीड नहीं मारते। अगर सीधा होता तो आप 120 पे भी जा सकते हैं, लेकिन और इसके अंदर टर्निंग वगैरह बहुत ज़्यादा है
तो उस वजह से आप इस पे जो है ना वो 60-70 की स्पीड से जा सकते हैं। वेलकम टू स्कर्दू। ये फाइनली हम स्कर्दू में एंट्री हो रहे हैं अभी। और ये वही रोड है, कंटिन्यूसली आ रहा है और स्कर्दू के अंदर भी इन्होंने बनाया हुआ है इसको। मौसम टेम्परेचर यहाँ अभी हो रहा है 25 और मौसम अच्छा है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है। ये थोड़ा सा आगे आते ही उल्टे हाथ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ से आप पेट्रोल भी रिफिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इससे कर लेते हैं। ये गेस्ट हाउस में मैंने अभी रूम ले लिए स्कर्दू के अंदर और ये रूम है। रूम के जो चार्जेस हैं अगर वो तकरीबन है यहाँ पे 3,500 से 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो ये जो इसके चार्जेस हैं ये हैं 3,500 रुपये। ये रूम है और इसके साथ ये जो है ना वो खाना वगैरह भी आप बैठ के इस पर खा सकते हैं। शाम के टाइम भी चाय वाय पी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग खैर खैरियत के साथ स्कर्दू पहुंच गए हैं और इस टाइम हम लोगों ने गेस्ट हाउस के अंदर रूम लिया हुआ है, जिसके साथ ये पूरा गार्डन भी है और मेरे बैक पे आप लोग देख रहे होंगे पार्किंग भी है, जिसमें आप गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं बिल्कुल ईज़िली। और जो मेरे राइट पे जो है ना खुबानी के पेड़ भी हैं 2, इसमें खुबानी भी हम फ्रेश खा सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं स्कर्दू टूर का जो है ना आपको डिटेल दे देता हूँ, अगर आप आना चाहते तो आपको आसानी हो जाएगी। कराची से हमने स्कर्दू तक तकरीबन रास्ते हमने 3 नाइट स्टे करे थे। सबसे पहला जो नाइट स्टे हमने करा वो मुल्तान के अंदर करा। जो रूम चार्जेस थे 3,500 रुपये रूम चार्जेस थे AC के। उसके बाद जो हमने सेकंड जो नाइट स्टे करा वो हमने बालाकोट के अंदर नाइट स्टे करा और रूम जो चार्जेस थे वो 2,000 रुपये रूम चार्जेस थे और बग़ैर AC का था वो। उसकी AC की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे मौसम बड़ा बेहतरीन था, तो इसलिए AC की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जो है ना दूसरा जो हमने स्टे करा वो बाबू सरपास के बाद जंगलोट से थोड़ा पहले करके हमने नाइट स्टे करा था और उसके जो रूम चार्जेस थे वो 1,500 रुपये थे। उसके भी जो है ना क्या नाम है उसमें भी AC वगैरह नहीं था क्योंकि AC की ज़रूरत नहीं थी, मौसम अच्छा था। अच्छा, जो तीसरा हमने स्टे करा वो उसके साथ नीचे एक पॉइंट बना हुआ था बड़ा बेहतरीन। तो हम लोग असर की नमाज़ के लिए रुके थे, तो बहरहाल फिर हमने बोला यार नाइट स्टे कर लेते हैं, फिर कल सुबह ही अपनी सफ़र को कंटिन्यू कर थोड़ा सा एंजॉयमेंट वगैरह कर लेंगे। तो हमने फिर वहाँ स्टे करा। उसके बाद हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और सुबह फिर वहाँ से निकले तकरीबन 2 बजे तक हम फिर स्कर्दू पहुँच गए। अच्छा, अब हम आते हैं गाड़ी की एवरेज के ऊपर। एक्वा गाड़ी ने जो एवरेज मुझे दिया था कराची से लेके स्कर्दू तक वो तकरीबन 26,200 के आसपास पेट्रोल मेरा कंज्यूम हुआ था और 235 रुपये लीटर के हिसाब से। मतलब मैंने आज टैंक मेरा फुल हो गया था, तो कल फिर पेट्रोल महंगा हुआ था 250 रुपये, लेकिन मेरे पास जो टैंक था वही चल रहा था। तो तकरीबन मेरा पूरा जो वन साइड था कराची से लेकर स्कर्दू तक वो 235 रुपये के हिसाब से ही मैं स्कर्दू पहुँचा हूँ। तो अब अगर हम एक मिसाल के अगर 250 रुपये के हिसाब से आप अगर करोला गाड़ी के अंदर आना चाहते हैं तो कराची से स्कर्दू तक आपका पेट्रोल लगेगा तकरीबन 40,000 से 42,000। सिविक के अंदर आना चाहते तो तकरीबन आपका 45,000 रुपये का पेट्रोल लगेगा। अगर आपके यहाँ स्पॉटेज और इससे रिलेटेड किसी 2000 सीसी गाड़ी में आप आते हैं तो आपका जो पेट्रोल ब्रैकेट है वो तकरीबन 50,000 52,000 से लेके 60,000 के अंदर आपका पेट्रोल लगेगा वन साइड। अच्छा, इसके अलावा मुझे कमेंट्स आई थी कि एक्वा गाड़ी की नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या परफॉर्मेंस रही, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। मैं करोला भी लेकर आया हूँ, सिविक में भी आया था, लेकिन मुझे एक्वा की भी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी लगी। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन है और आपको पता है पहाड़ी एरिया में तो ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। तो ख़ास कर मैं ये रेकमेंड करूँगा जिन गाड़ियों में ABS इंस्टॉल नहीं है वो पहाड़ी एरियाओं से अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ी एरिया से जब आप नीचे आपकी गाड़ी ढलान से उतरती तकरीबन कभी आपका
80-100 पे चला जाता है, तो उस सूरत में आपकी गाड़ी में ABS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी और आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको गाड़ियों के एवरेजेस बता दिए। अब अगर 250 में पेट्रोल रहा तो यही एवरेजेस मिलेगी, अगर मज़ीद इंक्रीज़ होता है तो फिर उसमें फ़र्क आएगा। अच्छा, इसके अलावा डिपेंड आपके ड्राइव पे भी करते हैं कि आपकी ड्राइव हैबिट क्या है, आप हैवी फुट चलाते हैं या लाइट फुट चलाते हैं, तो उसमें भी 1-2-3 किलोमीटर का फ्लैक्चुएट आता है। तो 1-2 किलोमीटर का फ्लैक्चुएट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि कराची से लेके यहाँ तक आपका तकरीबन 150 से 200 लीटर बनता है। तो अगर एक मिसाल के 1 किलोमीटर आपका गाड़ी के एवरेज में फ़र्क आता है तो आपको 200 किलोमीटर का फ़र्क आता है, अगर 2 किलोमीटर आता है तो 400, 3 किलोमीटर का फ़र्क आता है तो 600 किलोमीटर का फ़र्क आता है आपके वन साइड टूर के अंदर। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और कराची से लेके स्कर्दू तक जो डिस्टेंस बनता है वो 2020-2030 के आसपास का डिस्टेंस बनता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि तमाम तर नई वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।